गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली लेक्चर में मैंने चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का स्प्लिटिंग हो जाती है और स्प्लिटिंग के बाद में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है। आज मैं चर्चा करूंगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है। अब ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। सामान्यतः है टेट्राहेड्रल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या D3s हाइब्रिडाइजेशन, और स्क्वायर प्लेनर के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो dsp2। अब यहां चीज का ध्यान रखना, यहां dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें d जो काम में लिया जाता है वो dx² - y² होता है। बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करेगा वो dx² - y² वाला होगा। अब ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं तो जिस तरीके से अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें 6 जो लिगेंड होते हैं वो सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड, 6 जो आपकी 3 एक्सिसेस होती है x y z, उनके अपोजिट वाले एक्सिसेस -x -y और -z, 3 x y और z से और 3 अपोजिट वाले से, कुल 6 प्रकार के लिगेंड्स जो अक्षों की ओर से आते हैं, और हमने उनमें डी कक्षकों में किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी इसके बारे में जान लिया था। ध्यान रखिए, ठीक अष्टफलकीय संकुलों की तरह ही माना जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, उसको मैं घन के केंद्र पर रख देता हूं। यह आपका कोई क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे मेटल आयन उपस्थित है, इस क्यूब के सेंटर पर मेटल आयन उपस्थित है। यह आपका क्यूब का सेंटर मान लिया, यहां मेटल आयन उपस्थित है। अब ध्यान रखना, इस क्यूब में कुल 6 फेस है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। प्रत्येक फेस के सेंटर से जो एक्स गुजर रही है उनको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। यह आपकी z एक्सिस, यह आपकी x एक्सिस और ये वाली आपकी y एक्सिस। क्लियर? कहने का मतलब है कि ये जो मेटल है वो इन अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर भी है, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसके ऊपर भी उपस्थित है, साथ ही घन के केंद्र पर रखा हुआ है। अब अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हो आप, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स आते हैं वो अक्षों की ओर से आते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक फलक के जो केंद्र है, चूंकि प्रत्येक फलक के केंद्र से एक्स गुजर रही है, तो प्रत्येक फलक के केंद्र से एक एक लिगेंड आएगा, तो कुल 6 फलक है तो 6 ऑक्टाहेड्रल कंडीशन का निर्माण होगा। अब ध्यान रखना, इनमें से किन्हीं भी 2 समानांतर फलकों से अगर लिगेंड आए और एक फलक से लिगेंड्स को, एक अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट वाली जो फलकें हैं आमने सामने वाली, अगर उनसे लिगेंड्स को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे को जो ज्योमेट्री प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री निर्मित होगी। कैसे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का? तो सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड्स को रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं, तब ऐसी स्थिति में से जो लिगेंड्स आएंगे उनको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं कि ये मान लीजिए आपका इधर वाला फेस है, इसको मैं यहां दिखा देता हूं,
इससे सेंटर से। ऐसे ही इसका सेंटर ये है जो अपोजिट से होके गुजर रही है। इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। मैंने अभी बताया था कि सामान्यतः आमने सामने वाले फेस से, तो एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इस केंद्र से। ऐसे ही पीछे वाला जो एक्स एक्सिस वाला है उसका सेंटर ये है, इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, और इसका सेंटर ये है। अब ध्यान देना, अगर इनको मैं मैच करवाऊं, ऐसे ही थोड़ा सा सही, ये आपकी, अगर इनको मैं मैच करवाता हूं, मिलाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, एक लिगेंड इस ओर से, दूसरा लिगेंड इस ओर से, एक लिगेंड इस ओर से, और एक लिगेंड ये। कुल मिला के इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये आपका मेटल, सेंट्रल मेटल आयन, और इसी के सापेक्ष ये आपकी, इसको मैं बना देता हूं एक्स एक्सिस, ये बन गई आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना, इससे जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ये आपका एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनको आपस में मैच कर देता हूँ, तो जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बन जाती है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का निर्माण होगा। और ये आपकी कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस, जहाँ से लिगेंड्स को रिमूव कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि अस्तफलकीय जो संकुल है, अगर उनमें से जेड एक्सिस वाले को हटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे को क्या प्राप्त हो जाती है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान रखना, हमने पढ़ा है कि सामान्यतः जो लिगेंड्स हैं वो दो, जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल डी ऑर्बिटल्स, ये कुल संख्या में 5 हैं, 5 मेटल डी ऑर्बिटल, मेटल डी ऑर्बिटल। ये 5 मेटल डी ऑर्बिटल हैं, वो ओरिएंटेशन के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। एक एक्सियल ऑर्बिटल्स और दूसरे कहलाते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ये जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस आते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, और इसके अंतर्गत आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। नॉन एक्सियल जो डी ऑर्बिटल होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के मध्य में होते हैं, और इसके अंतर्गत डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये कक्षक आते हैं। क्लियर? अब ध्यान रखना, आपने स्क्वायर प्लेनर लिया, स्क्वायर प्लेनर है, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस से आपने कोई लिगेंड नहीं आ रहा है, केवल एक्स और वाई एक्सिस से लिगेंड्स आ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा अर्थ हो गया कि एक्स तथा वाई एक्सिस में मॉलिक्यूल उपस्थित है, यानी एक्स वाई प्लेन में उपस्थित है, और एक्स वाई प्लेन में जब उपस्थित है तो इसका मतलब है कि ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो एक्स वाई तल में स्थित हैं वो ज्यादा रिपल्सन करते हैं इन कंपैरिजन टू अन्य डी कक्षकों के। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई तल में जो डी ऑर्बिटल्स उपस्थित हैं वो कौन कौन से हैं? एक्स वाई तल में आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी एक्स वाई। क्लियर? अब एक चीज का ध्यान रखना, आपके 3 डी ऑर्बिटल रह गए, डी जेड स्क्वायर, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब इनमें से जो 3 आपको कक्षक दिए हुए हैं, यानी जिनमें जेड अवयव है, जेड एक्सिस वाला पार्ट है, वो कम रिपल्सन करते हैं या रिपल्सन नहीं होता है, क्योंकि वो एक्स वाई तल में नहीं है जिस ओर से लिगेंड्स आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी एनर्जी का मान कम हो जाता है। लेकिन सामान्यतः जो डी जेड स्क्वायर है उनमें उनकी लोब है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की आकृति का होता है। सामान्यतः सब में ड्यूल या मैं ऐसे कहूं कि डबल डंबलाकार शेप के होते हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर में एक वलय भी पाई जाती है, डपनेट शेप का होता है। तो ऐसी स्थिति में वलय है वो तो किसमें है? एक्स वाई तल में,
लेकिन इसकी जो लोब्स है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली वो जेड एक्सिस में है, इसलिए हालांकि उतना रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन इनकी तुलना में वाई जेड एंड जेड एक्स की तुलना में इनमें रिपल्सन पाया जाता है, क्योंकि डी वाई जेड और डी जेड वाले एक्स वाले तो ये वाई जेड प्लेन में होता है, ये जेड एक्स प्लेन में उपस्थित होता है। तो चूंकि लिगेंड्स एक्स और वाई प्लेन में आते हैं तो इनको प्रभावित नहीं करते, यानी प्रतिकर्षण नहीं होता है। लेकिन डी जेड स्क्वायर में जो आपकी रिंग है, वलय है शेप की, वो एक्स वाई प्लेन में स्थित होने के कारण रिपेल करती है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहने का तात्पर्य है कि अष्टफलकीय संकुलों की भांति ही इसमें भी डी कक्षक हैं, वो आने वाले लिगेंड्स की प्रकृति के आधार पर स्प्लिट हो जाते हैं। अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, तो हम ये ऐसे मान सकते हैं कि सपोज कीजिए जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर मैं जेड लिगेंड्स को हटाना प्रारंभ करूं तो इसका मतलब है कि जेड लिगेंड को हटाऊंगा तो आपकी 4 बॉन्ड लेंथ तो हो जाएगी छोटी, और 2 जो जिनको हटा रहा हूं जेड एक्सिस के सापेक्ष वो बॉन्ड लेंथ हो जाती है लार्ज। तो कहने का मतलब है कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, और इसी विरूपण को हम कह देते हैं टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। अगर उन्हें कंप्लीटली रूप से हटा दिया जाता है तब मेरे को जो ज्योमेट्री प्राप्त होती है, तब वो क्या प्राप्त होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अष्टफलकीय से स्टार्ट कर लेता हूं। ये आपने लिया सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें लिगेंड्स के साथ मेटल नहीं जुड़ा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में धातु के ये पांचों के पांचों जो डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा के हैं। डी जनरेट मेटल डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षक। जैसे इन्होंने संकुल का निर्माण किया, अष्टफलकीय संकुल का निर्माण किया, तब ऐसी स्थिति में ये 2 भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षक, उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षक, ये आपके ईजी ऑर्बिटल, और निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक, निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक। ये आपके T2G कक्षक और ये आपके EG कक्षक। EG कक्षक को मैं dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और इसमें dxy, dyz एंड dzx। क्लियर। अब मैंने क्या किया, ये आपका बेरी सेंटर है, जिससे इसकी ऊर्जा का मान -0.4 डेल्टा जीरो कम रह जाता है, इसकी +6 डेल्टा जीरो इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल जो वैल्यू होती है डेल्टा जीरो के बराबर या 10 dq के बराबर होती है। ये अपन ने पढ़ा। ये था आपका dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल थे। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन 5 डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इस तरीके से हो गई। अब ध्यान रखना, मैंने क्या किया, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस था जिसको मैंने इस तरीके से इंडिकेट किया था, उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स जुड़े हुए थे, ये आपका लिगेंड्स और ये आपके लिगेंड्स, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को मैंने रिमूव करना स्टार्ट किया। जैसे रिमूव स्टार्ट करूंगा तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो ऐसी स्थिति में जो ज्योमेट्री प्राप्त होगी उसको हम कह देते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और जैसे ही बॉन्ड लेंथ प्रारंभ होगी तो चूंकि लिगेंड्स को दूर कर रहे हो, ऐसी स्थिति में जेड लिगेंड्स को हटाने पर जेड एक्सिस पर जो लोब्स थी मेटल की, यानी मेटल डी ऑर्बिटल्स, तो ऐसी स्थिति में उनमें रिपल्सन होना कम होना प्रारंभ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो डी कक्षक हैं वो 2 भागों में स्प्लिट होना प्रारंभ हो जाते हैं, एक निम्न ऊर्जा का, एक उच्च ऊर्जा का। चूंकि डी जेड एक्सिस से लिगेंड को हटा रहे हो तो इसका मतलब है कि डी जेड स्क्वायर जो कक्षक है उसमें रिपल्सन कम लगेगा, रिपल्सन कम लगेगा तो उसकी एनर्जी का मान कम हो जाता है। ये आपका डी जेड स्क्वायर, और चूंकि एक्स वाई से लिगेंड्स आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसके कंपैरिजन में इसकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, dx² माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही चूंकि ये तो अलोंग द एक्सिस वाले हैं, ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, लेकिन जेड एक्सिस से आपने पूर्णतः रिमूव, जेड एक्सिस से आप लिगेंड्स को हटा रहे हो तो एक्स वाई की तुलना में वाई जेड और डी जेड जो कक्षक है उनकी ऊर्जा का मान घट जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये
इसकी एनर्जी का मान बढ़ जाता है, ये ऊर्जा का मान बढ़ गया dxy वाला, और इन दोनों की एनर्जी का मान घट जाता है, ये आपका dyz और dzx। ये कब होता है? टेट्रागोनल कंडीशन में, टेट्रागोनल कंडीशन। और जैसे ही आपने पूर्ण तरीके से लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, लिगेंड्स को हटा दिया z एक्सिस से आने वाले, तब ऐसी स्थिति में इसकी एनर्जी का मान हल्का सा राइज अप हो जाता है, ये आपका dx² माइनस y²। इसकी एनर्जी का मान और कम हो जाता है, और इसकी एनर्जी का मान कम होकर ये मान आता है, ये यहाँ पर dz²। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इसकी एनर्जी का मान dz²। इसकी एनर्जी का मान इंक्रीज हो जाता है, ये dxy, और इसकी एनर्जी का मान हल्का सा कम हो जाता है, ये आपका dyz और dzx। ये बन गई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब आपने जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि सामान्यतः dx² माइनस y² और dz² हैं, ये तो अलोंग द एक्सिस वाले हैं, अलोंग द एक्सिस, और ये है इन बिटवीन द एक्सिस। अब ध्यान रखना, मैंने कहा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है एक्स वाई तल में स्थित है। एक्स वाई तल में स्थित है, इसका मतलब है कि एक्स वाई तल में जो मेटल की लोब्स हैं वो ज्यादा रिपल्सन करेगी। तो ऐसी स्थिति में dx² माइनस y² एक्स के ऊपर आता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरीके से दिखाते हो, ये तो स्ट्रक्चर होती है। अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की मान लेते हैं, ये आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की अगर मानो तो आप इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से जो, क्योंकि मेटल की ऑर्बिटल लिगेंड भी इधर से आ रहा है, इसकी लोब भी इधर है, तो ज्यादा रिपेल करेगी, तो dx² माइनस y² का मान सबसे ज्यादा। अब चूंकि इसी xy तल में dxy भी है, लेकिन उनकी लोब एकदम सामने ना होकर मिड में आती है, लेकिन रिपल्सन लगेगा, तो इसलिए इसकी एनर्जी का मान बढ़ जाता है। dz² की लोब इधर है, इधर से कोई लिगेंड नहीं आता है, परंतु वलय स्थित होने के कारण हल्का सा प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए dz² का मान dxy² की तुलना में कम प्रतिकर्षित होता है, इसलिए उसकी ऊर्जा का मान कम हो जाता है। dyz तथा dzx ये इस तल में स्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनकी एनर्जी का मान डिक्रीज हो जाता है। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 4 भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है, ये कहलाता है आपका B1g, ये आपका B2g, ये आपका A1g और ये आपका EG ऑर्बिटल्स। तो इसके मध्य जो एनर्जी गैप होता है उसको मैं कह देता हूं Δ3 से इंडिकेट कर देता हूं। इसके मध्य जो एनर्जी गैप होता है उसको Δ2 से इंडिकेट कर देता हूं, और इसके तथा इसके मध्य जो एनर्जी गैप होता है उसको मैं Δ1 से इंडिकेट कर देता हूं। ये जो Δ1 वाला है ये 10dq या Δ0 के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो ऐसी स्थिति में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ΔSP इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3, और ये वैल्यू कैलकुलेटर्स के आधार पर 1.3 Δ0 के बराबर होती है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि वर्गाकार समतलीय संकुलों में जो अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है उसकी तुलना में ज्यादा होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो टेट्राहेड्रल तथा ऑक्टाहेड्रल दोनों की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। और एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये Δ1 की वैल्यू Δ2 से और Δ2 की वैल्यू Δ3 से ज्यादा होती है। यानी ये जो एनर्जी गैप है ज्यादा, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम ये एनर्जी गैप होता है। ये था आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब ध्यान रखना, मैंने कहा कि सामान्यतः स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं या कैसे बनते हैं? तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8, एक D कक्षक खाली होना चाहिए, साथ ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए।
सामान्यतः स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस D8 विन्यास वाले धातु आयन बनाते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तब ऐसी स्थिति में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस निर्मित करेंगे, जिसके अंतर्गत प्लेटिनम सबसे बढ़िया एग्जांपल, पैलेडियम का भी है। इसी के अलावा निकिल 2+ वाला जो कॉम्प्लेक्सेस है स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, वो सामान्यतः क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि संकुल जो कोई भी मेटल आयन है वो अष्टफलकीय संकुल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अष्टफलकीय कंडीशन में जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये परिस्थितियों की विवस्था से बनते हैं। अब इनका कारण क्या है, क्यों बनते हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।